सऊदी में बिज़नेस के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन मुझे खुद समझने में काफ़ी साल लग गए, वो इन्फॉर्मेशन मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आज पूरी की पूरी इस वीडियो में 100% क्लियर कर दें। बहुत सारे लोग बार-बार बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन है, लोगों को क्लियर नहीं है कि कौन-सा काम कैसे होता है, कैसे नहीं होता और वो एक चीज़ के जो रूल्स हैं, उनको कन्फ्यूज़ कर देते हैं दूसरी चीज़ के रूल्स के साथ। तो मैं कोशिश करूँगा कि ये सारी की सारी चीज़ इस एक ही वीडियो में क्लियर करूँ, ताकि जो लोग इस काम को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं या अपनी कंपनी ओपन करने में इंटरेस्टेड हैं या फिर जो प्रॉब्लम्स मुझे फेस करनी पड़ी, वो आप लोगों को नहीं करनी पड़ी। तो थोड़ी-सी लंबी वीडियो होगी, थोड़ी-सी टेक्निकल भी हो सकती है, लेकिन आप थोड़ी-सी अगर अटेंशन देंगे तो आपको बड़े ईज़िली क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले एक चीज़ अंडरस्टैंड कर लें कि कंपनी की जो लीगल फॉर्मेशन है, जो कंपनी आप ओपन करते हैं, वो कंपनी 2 तरह की होती है। एक को कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल एस्टेब्लिशमेंट, दूसरी होती है एलएलसी, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। अगर आप सऊदी में जाके देखेंगे तो वहाँ में अरबिक में इसको मुअस्ससा बोलते हैं या शिरका बोलते हैं। शिरका जो है वो लिमिटेड लायबिलिटी है और मुअस्ससा जो है वो सोल एस्टेब्लिशमेंट है। अगर आप एक फॉरेनर हैं तो आप मुअस्ससा ये समझिए कि आप ओपन नहीं कर सकते। वो उन्होंने उनके लोकल लोगों के लिए ही लिमिटेड रखा हुआ है। हम एज़ अ फॉरेन इन्वेस्टर हम वहाँ पे एक एलएलसी ओपन कर सकते हैं। कैसे होगा वो आगे जाके करेंगे। इन दोनों में डिफरेंस समझ लें। जो सोल एस्टेब्लिशमेंट होती है वो छोटी कंपनी होती है, इसकी ओपन करने की कॉस्ट कम होती है और इसकी लीगल रिक्वायरमेंट्स भी कम होती हैं, इसको मैनेज करना आसान होता है। एलएलसी जो है इसकी सेटअप कॉस्ट ज़्यादा होगी, इसके लिए एक लीगल स्ट्रक्चर चाहिए होता है और इसके बेनिफिट्स कुछ ज़्यादा होते हैं। लेकिन दोनों में जो मेन फ़र्क ये होता है कि सोल एस्टेब्लिशमेंट में आप नफ़ा-नुकसान के 100% मालिक हैं। एलएलसी में जो आपकी कंपनी है वो एक इंडिपेंडेंट एस्टेब्लिशमेंट होती है जो कि खुद नफ़ा-नुकसान का मालिक होती है। मिसाल के तौर पे अगर मैंने आज एक कंपनी ओपन की 1 लाख लगा के, तो उस कंपनी की मालियत 1 लाख है। अगर वो कंपनी प्रॉफ़िट करेगी, तो वो प्रॉफ़िट भी कंपनी का, अगर नुकसान करेगी, नुकसान भी कंपनी का। अगर वो कंपनी नुकसान करती है और उस कंपनी के ऊपर 5 लाख का नुकसान आ जाता है, तो दुनिया की कोई भी अथॉरिटी आपके घर नहीं आ सकती, वो आपके पर्सनल बैंक अकाउंट को टच नहीं कर सकती, वो आपके पर्सनल एसेट्स को सीज़ नहीं कर सकती, आपके कंपनी के नुकसान को पूरा करने के लिए। तो ये मेन फ़र्क होता है सोल एस्टेब्लिशमेंट में और एलएलसी में। सऊदी में आप अपनी एलएलसी ओपन कर सकते हैं। अब आता है इसमें टॉपिक नंबर 2 कि कंपनी ओपन कैसे होती है। कंपनी ओपन करने के लिए सबसे पहले आप देखें कि अगर मैं कंपनी ओपन करना चाहता हूँ, तो जो इदारा लाइसेंस इश्यू करता है, वो मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी है या फिर चैम्बर हो सकता है या मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी हो सकती है, जो आपको लाइसेंस इश्यू करती है। लेकिन अगर आप किसी भी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपको पहले वहाँ पे इन्वेस्टर लाइसेंस लेना पड़ता है या फिर आपको रजिस्टर होना पड़ता है एज़ एन इन्वेस्टर। अगर यूएई की बात करें, तो वहाँ पर आप जाते हैं, एक एप्लीकेशन देते हैं, 2 दिन में आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है, वो ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन सऊदी में जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए लाइसेंस लेने जाते हैं ना, तो उस इन्वेस्टमेंट लाइसेंस का नाम है मीसा, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट, मीसा। वो आपको एक लाइसेंस देती है जिसको हम लोग मीसा लाइसेंस बोल देते हैं। आपको वो मीसा लाइसेंस लेना पड़ता है। अब यहाँ पर थोड़ी-सी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने लगा हूँ। अगर मैं सऊदी में कंपनी ओपन करना चाहता हूँ, तो 2 ऑप्शंस हैं। या तो मैं कंपनी ओपन करूँगा खुद अपने नाम के ऊपर, जो कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। जितने आपके बहुत सारे लोग आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं ऑनलाइन, कंपनी ओपन होगी, उसमें ओनर आप नहीं होते। उसमें क्या होता है कि अब फॉर एग्जांपल मीसा की रिक्वायरमेंट ये है कि आपको आपको मीसा लाइसेंस चाहिए, तो आपकी ऑलरेडी कंपनी होनी चाहिए दुनिया के किसी और एक मुल्क में, पाकिस्तान, यूएई, बांग्लादेश, कहीं पर भी हो। जो वो दूसरी कंपनी है उसके वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, वो डॉक्यूमेंट्स नोट कर लें। नंबर 1, आपके पास कम से कम 1 साल की, बेहतर ये है कि 2 साल की आपके पास उसकी कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होनी चाहिए, जो कि उस मुल्क में जहाँ पर आपकी कंपनी है वहाँ के एक जो अप्रूव्ड ऑडिटर है, वहाँ से वो उनकी ऑडिट रिपोर्ट अटेस्ट हुई हुई हो। उसके बाद आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, उसके बाद आपका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या मेमोरेंडम, और नंबर 3 आपका जो भी आपका कमर्शियल रजिस्टर या ट्रेड लाइसेंस या बिजनेस लाइसेंस है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप पहले, आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो तो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ मतलब ऑडिटर से अटेस्ट होने के बाद आप उसको अपने चैम्बर में भेजेंगे, चैम्बर से उसकी अटेस्टेशन होगी। उसके बाद ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स 1 2 3 4 ये आप भेजेंगे अपनी मुतल्लिका मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के अंदर, वहाँ से टेस्ट होंगे। उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स जाएंगे उस मुल्क में सऊदी एम्बेसी में और वहाँ से ये टेस्ट होंगे। यहाँ से ये चारों डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट होने के बाद आप इनको भेजते हैं सऊदी। वहाँ पर आप खुद भी जा सकते हो,
ऑप्शन 2 है कि आप अपनी पावर ऑफ अटर्नी किसी वकील को या किसी भी पर्सन को या किसी अपने जानने वाले को दे दें जो आपको वहां पे रिप्रेजेंट करके आपकी प्रोसेस फाइल आगे प्रोसेस करता है। आप वहां पे जाएंगे, आपकी कंपनी का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये जो कंपनी सऊदी में ओपन होगी आप उसके ऑनर नहीं हैं। ये कंपनी जो ओपन होगी ना इस बेस के ऊपर, वो जो आपने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए हैं, सऊदी में ओपन होने वाली कंपनी इस कंपनी की ब्रांच होगी। फॉर एग्जाम्पल मेरा यूएई में एक कंपनी है, मैं उसके डॉक्यूमेंट्स सऊदी में दिखा रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि जी मैं ऑलरेडी यूएई में कंपनी रन कर रहा हूँ, मैं सऊदी में ओपन करना चाहता हूँ। तो जो सऊदी में कंपनी ओपन हो रही है ना, ये बेसिकली यूएई कंपनी की ब्रांच है, आप उसके ऑनर नहीं है, ये उसकी ब्रांच है। वो जो ब्रांच कंपनी ओपन हो रही है, उस ब्रांच कंपनी के अंदर एक मैनेजर हायर होगा, आप वो मैनेजर होंगे। आपका वीजा इन्वेस्टर का नहीं है, आपका वीजा मैनेजर का। आपके पास जो पावर्स हैं वो मैनेजर की है। आपने जिस तरीके से एक एलएलसी ओपन की और आप उस एलएलसी के मैनेजर बन गए, मैनेजर के पास सारे पावर्स हैं, लेकिन उस कंपनी के ओनर भी आप हैं। आपके पास जो पावर्स होती हैं वो ओनर बनने से नहीं आती। अगर आप फॉर एग्जांपल यूएई का एक कोई भी लाइसेंस उठा के देखें, उस लाइसेंस के अंदर लिखा होता है कि ये पार्टनर्स हैं और ये मैनेजर है। पार्टनर होना आपको पावर्स नहीं देता, मैनेजर होना आपको पावर्स देता है। ओनर कोई भी हो सकता है। इवन के हमारे पास सऊदी में भी एक कंपनी है जिसके अंदर मेरा नाम एज एन ओनर नहीं है, एक दूसरी कंपनी की बात कर रहा हूँ, मेरा नाम एज अ मैनेजर है और मैं उस कंपनी का 100% पावर्स रखता हूँ। क्यों? मैं उसमें मैनेजर हूँ। जब आप सऊदी में अपनी कंपनी ओपन करवा लेंगे एज अ ब्रांच, आप उसमें बन जाएंगे मैनेजर। मैनेजर बनने के बाद आपके पास सारी पावर्स आ जाती हैं। मैनेजर बनने के बाद आप अपना जो वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट है जिसको कीवा कहते हैं, उसकी फाइल ओपन होती है, एक दो दूसरे डिपार्टमेंट्स की फाइल ओपन होती है, वहाँ सर आपको फिर वीज़ा मिलता है। आपको वो वीज़ा लेने के लिए आउटसाइड कंट्री जाएंगे, वहाँ अपने होम कंट्री वापस जाएंगे, किसी भी दूसरी कंट्री में जाके वहाँ से आप अपना वीज़ा प्रोसेस करेंगे, वापस कंट्री में जाके अपना काम स्टार्ट कर लेंगे। ये है जो प्रोसेस ऑलरेडी मार्केट में चलता हुआ आ रहा है। 95% लोग इसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं। इसके अलावा भी कंपनी ओपन करने के 2 तरीके और हैं। दूसरा तरीका जो है ये सबसे आसान है लेकिन सबसे महंगा है। ये जो तरीका मैंने ऑलरेडी बताया ना, मीसा लाइसेंस वाला, इसमें क्या होता है कि आपके पहले साल की जो फीस है वो मीसा की तकरीबन 12,000 रियाल है और उसके बाद हर साल आप 62,000 रियाल पे करेंगे गवर्नमेंट को अपने मीसा लाइसेंस की रिन्यूअल फीस। 62,000 मीसा रिन्यूअल के बाद आप सीआर के रिन्यूअल के भी 1-2 हज़ार पे करते हैं और आपका लाइसेंस रिन्यू हो जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जब आप मीसा लाइसेंस ले लेते हैं बीइंग फॉरेनर, आपके ऊपर एनुअली 20% कॉर्पोरेट टैक्स भी लगता है। अगर आपकी कंपनी साल के एंड पे 1 लाख का प्रॉफिट कमाएगी, उसके ऊपर 20% आपने टैक्स गवर्नमेंट को देना है, एज एन इनकम टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स, बीइंग एस्टेब्लिशमेंट ओनर। और आप उस कंपनी के अंदर एम्प्लॉय हो सकते हैं और आप उस कंपनी को रन करेंगे, लेकिन आप उस कंपनी के ओनर नहीं है। और ये सारा कुछ करने के लिए लेट्स से जो आपकी दूसरे मुल्क में कंपनी है वो एक लेटर लिख के देगी ना कि हम इस पर्सन को रिप्रेजेंटेटिव बना के आपके मुल्क में भेजने और हम चाहते हैं कि ये इस कंपनी का डायरेक्टर बन जाए या मैनेजर बन जाए। ये प्रोसेस बहुत कॉमन है, आपको इसके ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे मिल जाएगी। जो ज़्यादा लेस कॉमन इन्फॉर्मेशन है, जो दूसरी ऑप्शन है, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जो जो दूसरा तरीका बताने जा रहा हूँ, ये सबसे एक्सपेंसिव है लेकिन सबसे आसान है। इसको कहते हैं पीआर। पीआर में क्या होता है, आप 1 साल के लिए लेंगे तो 1 लाख रियाल, अगर आप लाइफ टाइम के लिए लेना चाहते हैं तो 8 लाख रियाल। अगर आप अभी 1 साल के लिए लें, अगले साल फिर 1 लाख पे करें, फिर रिन्यू हो जाएगी, फिर 1 लाख पे करें, फिर रिन्यू हो जाएगी, करते रहें, रिन्यू होती रहेगी। या फिर लाइफ टाइम आप 8 लाख पे करके ले लें। जब आप लाइफ टाइम के लिए या एक बार ले लेंगे तो आपको तो मिलेगी, आपकी फैमिली जो है वो भी सारी इसमें कवर हो जाएगी। जब आप एक बार परमानेंट रेजिडेंसी ले लेते हैं तो फिर आप में और एक सऊदी बोर्न पर्सन में जिसके पास सऊदी पासपोर्ट है, उन दोनों में कोई फर्क बाकी नहीं रहता, सिर्फ पासपोर्ट का फर्क बाकी रहता है। बाकी सारी पावर्स या फिर जो बेनिफिट्स गवर्नमेंट देती है वो सारी की सारी चीज़ें सेम हो जाती हैं। जब आप पीआर बाय कर लेंगे, फिर जिस तरह एक सऊदी का बंदा जाता है मिनिस्ट्री में और जाके वहाँ से मुअस्सा या शिरका कोई भी चीज़ ओपन कर सकता है, ऐसे ही आप जाएंगे, जाके आप वहाँ पे अपनी कंपनी ओपन कर लेंगे। आपको कोई दूसरी कंट्री में कंपनी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं करना। पैसे दिए, आपका काम हाथ के हाथ काम हो गया। इसमें आपको सारे बेनिफिट, सिर्फ आपको पासपोर्ट नहीं मिलेगा, बाकी सारे बेनिफिट्स आपको वही वाले मिलेंगे। ये तरीका सबसे आसान है लेकिन सबसे एक्सपेंसिव है। एक तीसरी ऑप्शन भी है जो कि बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि उसको अवेल करना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है। और ये ऑप्शन है सिर्फ उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी
सऊदी में मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है जो सऊदी में ऑलरेडी किसी कंपनी में जॉब कर रहा है और उसके पास बड़ा कोई ज़बरदस्त आइडिया है, वो चाहता है कि मैं इस आइडिया पे काम करूँ और मैं कुछ कर सकता हूँ। और ये तरीका मोस्टली आईटी के रिलेटेड लोगों को ज़्यादा सूट करता है। क्या होता है कि आप अपना एक आइडिया बनाते हैं और आइडिया लेके जाते हैं। सबसे पहले तो जिस कंपनी के पास आप काम कर रहे हैं, आप उनसे एक परमिशन लेटर लेंगे कि भाई मैं अपने आइडिया पे काम करना चाहता हूँ, आप मुझे इजाज़त दे दें। वो आपको एक लेटर अगर दे देते हैं तो परफेक्ट। उसके बाद आप अपना आइडिया का पेपर उठाएंगे और आप जाएंगे किसी वेंचर कैपिटलिस्ट कंपनी के पास या किसी इनक्यूबेटर के पास। वो इनक्यूबेटर वाले क्या करेंगे, वो आपका पूरा आइडिया वेरीफाई करेंगे और वो आपको एक एक्सेप्टेंस लेटर दे देंगे कि हाँ भाई, ये वाला जो आइडिया है इसमें इतनी पावर है, ये इतना पोटेंशियल है कि ये आइडिया ग्रो कर सकता है। आप वो लेटर उठाएंगे और मीसा और एक और डिपार्टमेंट है, वहाँ पे जाके वो डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं और मीसा आपको वो जो इन्वेस्टमेंट लाइसेंस पहले साल 12,000 का आना था और अगले साल 62,000 का आना था, वही वाला लाइसेंस आपको सिर्फ 2,000 में दे देंगे, ऑलमोस्ट फ्री। और सिर्फ पहले साल के लिए नहीं, अगले 5 साल के लिए। तो अगले 5 साल के लिए आप अपना वो लाइसेंस सिर्फ 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 में रिन्यू कर सकते हैं। मतलब आपको वो लाइसेंस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया ऑलमोस्ट। वो मिला आपको आपके आइडिया की बेस के ऊपर। अब मैंने आपको बताया कि कंपनी ओपन करने के लिए आपके पास 3 तरीके हो गए। तरीका नंबर 1, आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट दिखाएं, फॉरेन कंपनी दिखाएं, मीसा के थ्रू कंपनी ओपन कर लें। ऑप्शन नंबर 2, आप जो उनका है प्रीमियम रेजिडेंसी है वो बाय करें, उसके थ्रू कंपनी ओपन कर लें। तीसरी ऑप्शन, आप एक एंटरप्रेन्योरियल लाइसेंस लें और उसके थ्रू कंपनी ओपन कर लें। अगर तो आप जाते हैं परमानेंट रेजिडेंसी के ऊपर, तो आपको परमानेंट रेजिडेंसी वैसे ही मिल गई। लेकिन अगर आप बाकी दोनों तरीकों में से किसी भी तरीके की बेस के ऊपर कंपनी ओपन करते हैं, तो आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। उसमें क्या है कि आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करेंगे, गवर्नमेंट आपकी फाइल रिव्यू करेगी, उसमें कुछ महीनों का टाइम लगता है। वो रिव्यू करने के बाद या तो आपको प्रीमियम रेजिडेंसी दे देगी या फिर वो रिजेक्ट कर देगी। अगर वो आपको प्रीमियम रेजिडेंसी दे देंगे तो वो रेजिडेंसी होगी पहले सिर्फ 5 साल के लिए। 5 साल के अंदर अंदर अगर आप बिजनेस को थोड़ा सा बढ़ा के उसमें कुछ रेवेन्यू दिखा सकते हैं 5 साल में, जैसे अगर आपका 7 8 10 मिलियन का रेवेन्यू है और आपकी कंपनी अच्छी ग्रो कर रही है, तो फिर वो जो 5 साल के वीजा के ऊपर लिमिट लगी है ना, वो डेट भी हट जाती है, तो आपको लाइफ टाइम के लिए वहां पे प्रीमियम रेजिडेंसी भी मिल सकती है। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने जो चीजें ऑलरेडी क्लियर कर दी वो ये है कि अगर आप मीसा लाइसेंस लेना चाहते हैं फॉरेन इन कंपनी शो करवा के, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे कहेंगे कि भाई हमारे पास फॉरेन कंपनी नहीं है। तो मार्केट में इस तरह के एजेंट्स मौजूद हैं जो कि एक बनी बनाई कंपनी को खरीदते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास कंपनी नहीं है, पैसे हैं, आप क्या करो, आप यूएई जाओ, वहां से एक चलती हुई कंपनी खरीदो, उस कंपनी को खरीद के आप उसके ओनर बन गए। अब फर्क नहीं पड़ा कि वो कंपनी किसकी है, अब आप उसके ओनर हैं। आपने उस कंपनी के सारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट सऊदी भेज के कंपनी ओपन करवा ली। ये था ऑप्शन नंबर 1, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो गए, सब कुछ क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज ये कि जब आप एक बार अपनी कंपनी के मैनेजर बन गए, अगर वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी है तो आप उस कंपनी के मैनेजर हैं। मैनेजर का मतलब यह है कि आप मालिक नहीं है। बीइंग एम्प्लॉई, आपके ऊपर वही रूल्स लगेंगे जो बाकी एम्प्लॉयज पे लगते हैं। आपकी एक लिमिटेड सैलरी हो सकती है। अगर आपने कंट्री एग्जिट करना है तो आपको अपना इकामा भी लगाना पड़ेगा, इकामा रिन्यू भी करना पड़ेगा, एंट्री एग्जिट भी लगाना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। लेकिन जब आप परमानेंट रेजिडेंसी होल्डर बन जाते हैं तो फिर आपको इनमें से कोई भी चीज़ नहीं करनी पड़ती। तो ये वाली सारी इन्फॉर्मेशन है जो काफ़ी मिसकंसेप्शन लोगों के पास है कि नहीं जी कंपनी ओपन होती है, नहीं होती, 51% पार्टनरशिप में आ जाती है, 49 हो जाता है, अरबी आपको फिर भी लाजमी रखना पड़ता है। वो सारी नॉनसेंस इन्फॉर्मेशन है। एग्जैक्टली जो सारे के सारे रूल्स है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं साथ ही क्लियर करता जाऊँ, जो कि रिसेंटली उन्होंने चेंज किया है और ये बहुत अच्छा काम किया है मेरी नज़र में, जो सऊदी गवर्नमेंट ने। पहले क्या होता था कि जब आप मीसा के थ्रू लाइसेंस ले लेते थे ना, उसके बाद जब आप अपना सीआर लेने जाते थे तो आपने लेट्स से एक बिजनेस करना है प्लम्बिंग का, तो आपको प्लम्बिंग का एक लाइसेंस मिल जाता था। आप कहते थे सर कि प्लम्बिंग के साथ साथ मुझे ना इलेक्ट्रिकल का काम भी करना है, तो मुझे उसका भी लाइसेंस दे दें, तो आप प्लम्बिंग के साथ इलेक्ट्रिकल की एक्टिविटी भी ऐड कर सकते थे। अब इस चीज़ को समझने के लिए पहले ये देखें कि जितने भी बिजनेस होते हैं ना, उनकी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। एक कैटेगरी होती है हमारे पास प्रोफेशनल की, जिसमें प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, डॉक्टर्स ले लो या कोई भी ऐसी चीज ले लो जिसमें आपको चीज बेच नहीं रहे, आप सर्विस दे रहे हो, जिसमें आप कोई काम कर रहे हो, कोई स्किल दिखा रहे हो। जैसे आईटी सर्विस है, आईटी सर्विस है ना, प्रोफेशनल एक्टिविटी है। दूसरी एक्टिविटी होती है वो होती है कमर्शियल बिजनेसेस। कमर्शियल बिजनेस का मतलब होता है ट्रेडिंग बिजनेस, जिसमें आप एक हाथ वो चीज खरीदते हैं और दूसरे हाथ बेच देते हैं, आप उसमें कोई सर्विस नहीं डाल रहे। अगर हमारे पास एक मोटरसाइकिल की वर्कशॉप है तो आप स्पेयर पार्ट खरीद के लेके आएंगे, लेकिन बाइक को रिपेयर करके देंगे,
तो ये प्रोफेशनल एक्टिविटी है, ये कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है। कमर्शियल एक्टिविटी में आपने एक हाथ लेना है और एक हाथ बेच देना है। और तीसरी जो बिजनेस एक्टिविटी या कैटेगरी होती है उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग या फैक्ट्री या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। इसमें आप कोई भी चीज़ बना सकते हैं। इसके अलावा कुछ स्पेशलिटी एक्टिविटीज़ भी होती है, कैटेगरीज भी होती हैं, जैसे एग्रीकल्चर ले लो या फिर फाइनेंशियल सर्विसेज आते हैं। ये बहुत रेयर है और ये एक एक्सट्रीम केसेस होते हैं, हम लोग उसमें नहीं जाएंगे। ये जो मैंने आपको पहले 3 तरीके से कंपनी ओपन करने का तरीका बताया, मीसा, थ्रू इन्वेस्टमेंट, थ्रू एंटरप्रेन्योरियल लाइसेंस या थ्रू परमानेंट रेजिडेंसी। इन तीनों में आपको स्टार्टिंग के अंदर कभी भी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं मिलेगी। प्रोफेशनल एक्टिविटी ले सकते हैं आप, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ले सकते हैं, आप कमर्शियल एक्टिविटी नहीं ले सकते। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई दुकान ओपन करना चाहते हैं तो अनफॉर्चुनेटली ये दुकान ओपन करना सऊदी गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती। उसकी जो रीज़न मुझे समझ लगी है वो ये है कि अगर वो एक नॉर्मल पर्सन को अलाउ कर देंगे तो ऑलरेडी जो सऊदी में हज़ारों लाखों दुकानें खुली हुई हैं, जो लोगों ने अपने कफील के साथ मिलकर खोली हुई हैं, सारी बंद हो जाएंगी। तो वो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेते, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन स्टिल अगर आपके पास एक बड़ा कैपिटल है, 30 मिलियन रियाल के करीब उनकी वो डिमांड है, अगर आप इतना कैपिटल शो करवाते हैं तो आपको कमर्शियल एक्टिविटी भी अलाउ कर दी जाती है। तो ये चीज़ तीनों पे लगती है। लेकिन सुनने में ये आता है कि जब आप एक बार परमानेंट रेजिडेंसी होल्डर बन जाते हैं तो फिर आपको थोड़ी बहुत कोशिश के बाद कमर्शियल एक्टिविटी भी मिल सकती है। मतलब अगर आप कोई भी बिजनेस करो, प्रोफेशनल या इंडस्ट्रियल, आपको टेंशन नहीं है, आप लाइसेंस ले सकते हैं। कमर्शियल एक्टिविटी आपको नहीं मिलती। लेकिन जब आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाएगी तो उसकी बेस के ऊपर आप अपनी कमर्शियल एक्टिविटी भी रन कर सकते हैं। ऐसा सुना है कि ऐसा हो सकता है, अभी तक मैंने होते देखा नहीं है, बट कोशिश करें तो हो जाता। तो मैं आपको ये बता रहा था कि 3 तरह की कंपनीज हैं, प्रोफेशनल, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल। इस चीज़ को थोड़ा ख्याल से सुनिएगा। यूएई में क्या है, अगर आप प्रोफेशनल लाइसेंस लेते हैं तो आप प्रोफेशनल लाइसेंस में सिर्फ प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ डाल सकते हैं, जैसे कि क्लीनिंग के साथ प्लम्बिंग। लेकिन वो एक्टिविटीज साथ में मिलती जुलती होनी चाहिए। जैसे प्लम्बिंग एंड क्लीनिंग दोनों हैंडीमैन सर्विसेज है, आप प्लम्बिंग एंड क्लीनिंग के साथ आईटी सर्विस नहीं डाल सकते। वो कहेंगे भाई ये एक्टिविटी ना रेलेवेंट नहीं है। कैटेगरी सेम है, प्रोफेशनल है सारी, लेकिन मिलती जुलती नहीं है। आप एक ही लाइसेंस में इतना दोनों तरह की एक्टिविटीज नहीं डाल सकते। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें मुख्तलिफ लाइसेंस लेने पड़ते हैं। सऊदी में भी पहले ऐसा ही था, आपने एक बिजनेस करना है उसके लिए एक लाइसेंस लेंगे, दूसरा करना है उसके लिए दूसरा लेंगे। मिसाल लाइसेंस सेम रहेगा लेकिन उसके नीचे जो आपके सब सीआर बनते हैं वो डिफरेंट बनते थे। लेकिन आज से कुछ महीने पहले इन्होंने रूल्स चेंज कर दिए और अब आता है हमारे पास यूनिफाइड सीआर। यूनिफाइड सीआर का ये मतलब है कि हमारा एक ही सीआर होगा, उसमें आप दुनिया जहान की जो मर्जी एक्टिविटी डाल लें। वो एक्टिविटी बेशक इंडस्ट्रियल से हो, बेशक वो प्रोफेशनल से हो। अगर कमर्शियल आपके लिए अलाउड है तो फिर आप कमर्शियल भी डाल सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मेरा एक ही सीआर है, उस सीआर के अंदर मैं जो मर्जी डाल लूँ। मैंने रिसेंटली एक लाइसेंस मेरे बड़े अच्छे दोस्त ने लिया, उन्होंने 250 एक्टिविटीज़ डाली हैं, कार मैकेनिक, बाइक मैकेनिक, और उसके अलावा रेस्टोरेंट और सलून और कार वॉश सेंटर और कार डिटेलिंग सेंटर, मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर। जो उनको नजर आया उन्होंने वो एक्टिविटी उसके अंदर डाल दी। अच्छा, अब आपकी बेनिफिट के लिए हम लोग एक और काम कर रहे हैं। हम लोग एक वेबसाइट स्टार्ट कर रहे हैं और उसकी एक छोटी सी मोबाइल ऐप भी बना रहे हैं। उसमें क्या होगा कि अगर आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं तो उसमें पहले जाके आप सर्च करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप सर्च करते हैं, आपको ना गाड़ी के रिलेटेड काम करना है, तो वहां पे आप लिख के सर्च करेंगे कार। तो गवर्नमेंट कार के रिलेटेड किस किस चीज का लाइसेंस देती है वो वहां पे सारी की सारी लिस्ट आ जाएगी, और कौन सी एक्टिविटी किस कैटेगरी में फॉल करती है वो भी लिखा होगा। मिसाल के तौर पे गाड़ियों की खरीदो फरोख्त कमर्शियल में है, लिखा होगा कि ये कमर्शियल एक्टिविटी है। नंबर 2, गाड़ियों की रिपेयर प्रोफेशनल है, वहां पे लिखा होगा कि प्रोफेशनल है। उससे होगा क्या कि होगा ये कि जब आप कोई काम करना चाहते हैं तो आपको पहले से पता होगा, आप सर्च कर सकते हैं कि आपने कौन कौन सी एक्टिविटी अपने सीआर में ऐड करनी है और नहीं करनी, क्योंकि जो लिस्ट हम लोग वहां पे डाल रहे हैं उसमें 3000 प्लस एक्टिविटीज लिखी हुई हैं। इसका मतलब ये है कि 3000 बिजनेसेस की लिस्ट है, 3000 बिजनेस, ये बहुत बड़ा नंबर होता है। उसमें हर चीज ऑलमोस्ट कवर्ड है। यही लिस्ट हम लोग यूएई के लिए और सऊदी के लिए, दोनों कंट्रीज के लिए वहां पे ऐड करेंगे। उससे आपको ऑलरेडी आइडिया हो जाएगा। अब ये जो पूरी डिस्कशन है उसको मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक बहुत छोटी वीडियो में समराइज कर पाऊँ। 3 चीजें हैं जो हमने इसमें कवर की हैं। सबसे पहले कंपनी की टाइप्स, या तो आपके पास सोल एस्टेब्लिशमेंट है जिसको मुअस्ससा कहते हैं, या फिर आपके पास एलएलसी है जिसको शिरका कहते हैं। ये 2 है।
अब आपके लिए यूएई में शिरका तो मुअस्ससा तो ऑप्शन नहीं है सऊदी में, लेकिन दूसरी ऑप्शन आपके पास है। नंबर 2, आपके बिज़नेस की टाइप्स क्या हैं? लेट्स से आप किस तरह के बिज़नेस में जाना चाहते हैं? प्रोफ़ेशनल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल या फिर जो दूसरी कुछ लेस कॉमन एक्टिविटीज़ हैं। तीसरी चीज़, जो आपने लाइसेंस लेना है वो लेना कैसे है? या आप वीसा इन्वेस्टमेंट के थ्रू लेंगे, फॉरेन कंपनी शो करवा के, या आप प्रीमियम रेजिडेंसी बाय करके लेंगे, और नंबर 3, या आप लेंगे उसको एंटरप्रेन्योरियल लाइसेंस के थ्रू। इसके अलावा इसकी एक चौथी ऑप्शन भी होती है। 2 ऑप्शन इसमें एक्चुअली और हैं। वो इतनी कम कॉमन है कि उसको मैं मेंशन तो नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मैं अभी कर देता हूँ। 2 और तरीके से भी आप वीसा लाइसेंस ले सकते हैं। अगर आपके पास एक्सेप्शनल टैलेंट है, आपको रिसेंटली पता होगा कि दुनिया के बहुत मशहूर फुटबॉलर रोनाल्डो सऊदी में रहते हैं, सऊदी में सऊदी फुटबॉल में वो प्ले करता है, तो वो एक्सेप्शनल टैलेंट है। एक्सेप्शनल टैलेंट वालों को सऊदी गवर्नमेंट वैसे ही प्रीमियम रेजिडेंसी दे देगी। वो बोलेंगे भाई आओ हमारे मुल्क में रहो, हम आपको दे देते हैं। अगर कोई प्रोफेसर हैं या कोई बहुत ही एक्सेप्शनल टैलेंट है जिनके पास, उनको ये चीज़ मिल जाती है। और पांचवी होती है बाय रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट। अगर आप वहां पे जाके तकरीबन 2 मिलियन के करीब की प्रॉपर्टी बाय करते हैं, वो जो 8 लाख आपने देना ना लाइफ टाइम प्रीमियम रेजिडेंसी के लिए, वो आपने गवर्नमेंट को देना, वो पैसे गवर्नमेंट के हो जाएंगे। इधर क्या है कि आप उधर प्रॉपर्टी बाय करेंगे कुछ, और प्रॉपर्टी बाय करने की बेस के ऊपर भी आपको प्रीमियम रेजिडेंसी मिल जाती है। ये 2 तरीके लेस कॉमन है, मैंने सिर्फ बता दिए, कोई बंदा ये नहीं कहे कि नहीं जी इसके अलावा भी ऑप्शंस होती हैं। ये टोटल 5 ऑप्शंस थी जो आपको मीसा लाइसेंस लेने के लिए या प्रीमियम रेजिडेंसी के लिए ये सारी उसके साथ रिलेट करती हैं। और इन अ नटशेल आप अपनी जब अब इसमें ना एक और प्रॉब्लम आती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी मैं एक सलून ओपन करना चाहता हूँ, या फिर मैं एक लॉन्ड्री ओपन करना चाहता हूँ। यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन है। अगर आपकी कंपनी साल में 2 लाख कमा सकती है, फिर आप गवर्नमेंट को साल का 62,000 देंगे और आप कहेंगे चलो ठीक है इतने गवर्नमेंट को दे दिए बाकी मुझे बच गए। लेकिन अगर आपकी कंपनी का प्रॉफिट ही 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख के इसके करीब जाएगा, 60,000, 80,000 के करीब, तो आप गवर्नमेंट को 62 थोड़ी पे करेंगे। तो अभी भी बहुत सारे लोग सऊदी में जो वहाँ पे लोकल कफील हैं या इस तरह के लोग हैं उनके साथ मिलकर काम करते हैं। उसकी रीज़न उनकी मजबूरी है कि वो उनका बिजनेस उस स्केल के ऊपर नहीं है कि वो उसको 100% पे करके उस लेवल के ऊपर लेके जाए। अगर आपको स्टार्ट करना है, मे भी इस वे में जाए नहीं जाए मैं उस पर कमेंट नहीं कर रहा, बट अगर आपको सेफ्टी चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए, तो आपको दूसरी ऑप्शन में आना पड़ेगा। ये जो रिसेंटली उन्होंने चेंज किया है उसका फायदा ये है कि जैसे हमारी कंपनी मल्टीपल बिजनेस कर रही है, तकरीबन 5-6 डिफरेंट कामों में हम इन्वॉल्व हैं। अगर हम यूएई की बात करें तो हम लोग एनुअली 2 लाख से ज्यादा पे करते हैं गवर्नमेंट को सिर्फ सारे के सारे लाइसेंसेस के लिए। एक लाइसेंस की फीस 20,000 या 25,000 होती है। सऊदी में जाएंगे तो आप कहेंगे नहीं वहां पे फीस ज्यादा है, 62,000 है। 62,000 नहीं है, 10 बिजनेस की कॉस्ट भी उतनी है जितनी एक की है। तो लॉन्ग रन के अंदर आप उल्टा कॉस्ट सेव कर रहे होते हैं रादर देन ज्यादा पे करने के लिए। और अगर कोई बंदा मुझसे ये पूछे कि ओपिनियन क्या है बिजनेस के बारे में, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई हम क्या काम करें क्या काम करें। मैं किसी को बोलूं कि भाई फलां बिजनेस बहुत अच्छा है, लेकिन उस पर्सन की कैपेबिलिटी नहीं थी उस बिजनेस को करने की, तो वो उस बिजनेस में फेल होगा और एंड पे वो मुझे बोलेगा कि भाई आपने मशवरा गलत दिया। तो प्लीज ये क्वेश्चन नहीं किया करें कि हम क्या काम करें। काम सारे ही अच्छे होते हैं, करने वाले पे मैटर करता है। हम लोग जो वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं उस वेबसाइट पे जाएं, वहां पर जाके जिस काम को आप अंडरस्टैंड करते हैं, आप मोबाइल को अंडरस्टैंड करते हैं मोबाइल सर्च करें, कार को अंडरस्टैंड करते हैं कार सर्च करें, आप किसी में हैंडीमैन सर्विसेज को, एसी को अंडरस्टैंड करते हैं एसी सर्च करें। उसके रिलेटेड सारी एक्टिविटीज आ जाएंगी। फिर देखें कि आप उसमें कौन सा काम अच्छा कर सकते हैं। जो काम आपको अच्छा लगता है उसके ऊपर पूरी रिसर्च करें, अपना बिजनेस मॉडल बनाएं और फिर उस काम के अंदर आए। बिजनेस कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता, करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। करने अगर एक ही टाइम के ऊपर एक साल में कितने रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, कितने रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, एक बंदा बोले जिसका बंद होगा वो कहेगा कि भाई रेस्टोरेंट बिजनेस बहुत बुरा है, जो नया खोल रहा है वो बड़ी उम्मीदों के साथ वहां पे आ रहा है। बिजनेस अच्छा बुरा नहीं होता, करने वाले पे डिपेंड करता है। तो आई होप कि आपको ये सारा प्रोसेस क्लियर हो गया होगा, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। जितनी मैं कोशिश कर सका मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी। अगर स्टिल किसी का कोई क्वेश्चन होगा है तो आप प्लीज़ इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। जो हमारी टीम है वो कोशिश करेंगे कि हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की डिटेल वीडियो बना के उन सारी चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।